हाय साथियों, नमस्कार। मैं विक्रांत राजपूत मूलतः ग्वालियर से रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में स्टडी करता हूँ। काव्य पाठ करने के लिए साहित्य साधना एवं लोक सेवा मंच पर लाइव हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ साहित्य साधना एवं लोक सेवा मंच का कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और आभार। और मैं अपनी कविता शुरू करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पिता। केवल वृक्ष नहीं बट वृक्ष हो तुम, जिसकी शाखा में वह वृक्ष हो तुम। कितने नाजों से हमको पाला है, तुमने कितने नाजों से हमको पाला है। जब भी हम टूटे तुम ही ने हमें संभाला है। जब घर से अकेले निकले थे तब भी तेरा साया था। जब पड़ी विपत्ति मुझ पर तब तुम ही ने संभाला था। तुम ही ने बचपन में मेरा पहला कदम उठाया था। मैं भी कुछ हूँ इस दुनिया में यह एहसास कराया था। मेरे अस्तित्व की खातिर तुम इस दुनिया से लड़ते हो। मुझ पर कोई आँच ना आए हर पल इससे डरते हो। जब भी कोई कष्ट पड़े ढाढ़स मुझे बंधाते हो। उस विपदा से पार निकलना तुम ही तो सिखलाते हो। मेरे भविष्य निर्माण की खातिर सब कुछ तुमने वार दिया। इस दुनिया के लिए सब कुछ तुमने हार दिया। मैं अंश तुम्हारा हूँ, इसको कोई झुठला नहीं सकता। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी चुका नहीं सकता। दोस्तों धन्यवाद। मैं दूसरी कविता अपनी सुनाना चाहूँगा आपको, जो मैंने लिखी है। पुरानी तस्वीर। जीवन के गुजरे हुए कल की रवानी लिख दी। जीवन के गुजरे हुए कल की रवानी लिख दी। आज पुरानी तस्वीरों ने नई कहानी लिख दी। वो पुरानी तस्वीरें फिर से बीते यादें दे गईं। वो पुरानी तस्वीरें फिर से बीती यादें दे गईं। क्या क्या करते थे नादानियाँ फिर से वो कह गईं। दोस्तों के साथ पुराने पल फिर से ताज़ा हो गए। फिर से हम अपनी पुरानी यादों की गहराइयों में खो गए। आज तस्वीरों में मैं पुराने दौर की निशानी रख दी। आज पुरानी तस्वीरों ने नई कहानी लिख दी। वो खोए हुए दोस्त फिर से याद आ गए। कुछ पल के लिए मन पर यादों के बादल छा गए। तस्वीरों के साथ लेकिन वक्त कहाँ रुकता है। अब यह जीवन परिस्थितियों के आगे झुकता है। तस्वीर ने पुराने दौर की कहानी लिख दी। आज पुरानी तस्वीर ने नई कहानी लिख दी। धन्यवाद साथियों। मेरी अगली कविता इसी कड़ी में है। उसका शीर्षक है नदियों की धारा। मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। कैसी सकरी खाई है, कैसा मंजर न्यारा। इन्हीं रास्तों से बहती नदियों की निर्मल धारा। इन्हीं नदी की धाराओं से भूमि अस्तित्व बना है। भूमि पर इन्हीं के कारण जीवन का उपवन सजा है। कैसी भी कठिन डगर हो फिर भी अपनी राह बनाती। यह नदियों की धारा हमको जीवन तत्व भी दे जाती। बिन जल के अस्तित्व कहाँ है इस धरा पर प्यारा। इन्हीं रास्तों से बहती नदियों की निर्मल धारा पूरी पृथ्वी पर यह जीवन संतुलन बनाती। दूर क्षेत्रों में भी सबकी प्यास बुझाती। नदियों की धारा बिना जीवन अस्तित्व कहाँ है। जीवन वहीं फलता है नदियों की धारा जहाँ है। जीवन की प्रमुख कहानी है नदियों की धारा। इन्हीं रास्तों से बहती नदियों की निर्मल धारा। नदियों की धाराओं से ही वन महके हुए हैं। जीव जंतु व वनवासी इन्हीं से टिके हुए हैं। इन्हीं नदी धाराओं पर विद्युत उत्पादन टिका है। बहुतों ने कोशिशें की पर इनका रुख कब मुड़ा है। हम सबका जीवन बनाती है आसान और प्यारा। इन्हीं रास्तों से बहती नदियों की निर्मल धारा। थैंक यू दोस्तों। मैं इसी कड़ी में आगे चलता हूँ, आपको अपनी अगली कविता के लिए ले चल रहा हूँ। और मैं आपको सामने एक कविता रखता हूँ।
ये कविता मैंने कुरुक्षेत्र में गए एक दो मित्रों को लेकर है। और वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब जाते हैं जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, वहाँ पहुँचने के बाद तो वो आपस में वार्तालाप करते हैं। ये उसी के ऊपर है। क्या कहते हो रंग फिजा का कैसा सखा रहा होगा, क्या कहते हो रंग फिजा का कैसा सखा रहा होगा, धरती खून से सनी हुई और अंबर सन रहा होगा, कईयों के मुंड कटे होंगे कईयों के रुंड लड़े होंगे, कईयों के मुंड कटे होंगे कईयों के रुंड लड़े होंगे, वो क्षत्रिय वंशज योद्धा थे पीछे तो नहीं हटे होंगे, इसी धरा पर नारायण ने गीता सार कहा होगा, अपना विराट रूप दिखा अर्जुन दुख दूर किया होगा, कुरुक्षेत्र की इसी धरा पर भाई से भाई लड़े होंगे, इसी धरा पर शिष्यों के गुरुओं से शीश कटे होंगे, इसी धरा पर शिष्यों से गुरुओं के शीश कटे होंगे, वो कैसा दृश्य रहा होगा आपस में वीर मिटे होंगे, जब धर्म की खातिर अपनों से अपनों के शीश कटे होंगे, यहाँ खड़े बाबा भीष्म ने कई बाण सहे होंगे, भारी पीड़ा सही किंचित पीछे नहीं हटे होंगे, वो कैसा दृश्य रहा होगा जब 5 जन्य बजता होगा, समरभूमि में द्वंद्व सात नीति न्याय चलता होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं इसी कड़ी में आपको अगली कविता की ओर ले चलता हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नफरत। एक दूजे से आपस में लड़वाती है यह नफरत, रिश्तों के बीच दरार बन जाती है यह नफरत, कभी किसी से नफरत हो ऐसे ही नहीं होता है, कभी नफरत के पीछे उस नफरत के पीछे कोई कारण बड़ा होता है, यूं ही किसी से नफरत हो संभव नहीं होता है, कभी कभी नफरत का कारण कयास भी होता है, कभी किसी का दिल ना टूटे यह भी है मेरी आफत, रिश्तों के बीच दरार बन जाती है ये नफरत, इस नफरत के बाजार में सच्चे लोग होते हैं, नफरत उनको होती है जिनके कदरदान कम होते हैं, अपने घर साथ छोड़ दें बहुत बुरा तो लगता है, फिर और एक नया नफरत बाजार सजता है, नफरत बाजों का करें सामना कैसी है यह उल्फत, रिश्तों के बीच दरार बन जाती है यह नफरत। धन्यवाद साथियों। मैं इसी कड़ी में आपको अगली कविता की ओर ले चलता हूँ और आप सभी साथियों का साथ मिला है, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और मैं आपको अगली कड़ी में ले चलता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है परंपरा। ग्रंथों में जो है लिखा हुआ कर्मकांड वहाँ से शुरू हुआ, ग्रंथों में जो है लिखा हुआ कर्मकांड वहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले लीक पड़ी फिर परंपरा का उदय हुआ, कुछ लोग परंपरा से बंधे क्योंकि परंपरा प्रासंगिक थी, फिर अचानक ऐसा हुआ कि परंपरा को ढोया गया, कुछ लोग थे जो सक्षम न रहे ना परंपरा प्रासंगिक रही, फिर उसी काल में परंपरा को ढोया गया बस ढोया गया, फिर परंपरा भी हावी हुई, ना जन रहे ना परंपरा रही, नैतिकता सारी खत्म हुई, परंपरा समस्या बनी, कुछ लोग विरोधी खड़े हुए कुछ लोग विरोधी खड़े हुए, फिर भेदभाव का जन्म हुआ जनफूट का आधार बना, परंपरा को चुनौती मिली फिर अराजकता का उदय हुआ, फिर परंपरा बन गया और नए सिरे से गढ़ा गया। धन्यवाद साथियों। मैं आपको कड़ी में चलता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पुत्र भीष्म और मैंने कर्ण को लेकर लिखी है। मैं ये आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक दुर्योधन एक सूत पुत्र दोनों ही अद्भुत न्यारे थे, एक दुर्योधन एक सूत पुत्र एक गंगा पुत्र एक सूर्य पुत्र दोनों ही अद्भुत न्यारे थे, एक दुर्योधन एक इंद्रप्रस्थ दोनों की आँख के तारे थे,
दोनों ही थे अद्भुत योद्धा, मर्यादा के पक्के थे। दोनों ही थे सूरवीर, दोनों ही एकदम सच्चे थे। एक प्रतिज्ञा से बंधा हुआ, एक मित्रता से बंधित था। एक कुरु वंश का महारतन, दूजा उससे संबंधित था। महाभारत के युद्ध में दोनों ही योद्धा चर्चित थे। महाभारत के युद्ध में दोनों ही योद्धा न्यारे थे। एक दुर्योधन एक इंद्रप्रस्थ, दोनों की आंख के तारे थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, दोनों ही योद्धा चर्चित थे। दोनों दल उनकी युद्ध नीति एवं साहस से परिचित थे। एक दूसरे के स्वर को स्वयं दोनों पहचानते थे, किंतु अधर्म के साथ खड़े हैं यह भी दोनों जानते थे। दोनों मिलकर एक बार में कई रथी संहारते थे। पांडवों की सेना को जोरों से ललकारते थे। दोनों में था अदम्य साहस, दोनों ही योद्धा न्यारे थे। एक दुर्योधन एक इंद्रप्रस्थ, दोनों की आंख के तारे थे। एक इच्छा मृत्यु का वरदानी, एक दूजा कवच से रक्षित था। एक इच्छा मृत्यु का वरदानी, दूजा कवच से रक्षित था। एक प्रतिज्ञा का रखवाला, दूजा सम्मान से वंचित था। कुरुक्षेत्र के में दोनों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों दल में मातम था, सब योद्धा शोक से व्याप्त हुए। भूमि दोनों के करण से हो गई वीर विहीन। इस युग के महापुरुषों को लिया काल ने छीन। दोनों ने इतिहास रचा, दोनों ही योद्धा न्यारे थे। एक दुर्योधन एक इंद्रप्रस्थ, दोनों ही की आंख के तारे थे। धन्यवाद साथियों, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब मैं आपको अपनी अगली कविता की ओर ले चलता हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरे सपने। आँखों में कुछ सपने लेकर मैं भी चला शहर की ओर, अपनी कुछ अभिलाषाओं को लेकर चला दूसरे छोर। कुछ बनने की जिज्ञासा में घर से बाहर में आया, अपना खेत घरौंदा आंगन सब कुछ छोड़ चला आया। शहर में आकर बैठ अकेले घर की याद सताती थी, वो गाँव की सूनी गलियां याद बहुत अब आती थी। गाँव में शहर में आकर मैंने देखा ना ही सांझ ना ही भोर, अपनी कुछ अभिलाषाओं को लेकर चला दूसरे छोर। वह गाँव की मस्ती आँखों में घर कर जाती है, वहाँ गाँव की वो चौपालें याद बहुत अब आती हैं। गाँव में वो सारे रिश्ते कितने अद्भुत होते हैं, शहर में आकर वही रिश्ते सारे विस्मित होते हैं। शांतिदायी गाँव है जितना शहर में है उतना ही शोर, अपनी कुछ अभिलाषाओं को लेकर चला दूसरे छोर। गाँव में हकीकत छोड़ कल्पना लिए शहर आया, कुछ पाने की चाहत में सब कुछ खोकर मैं आया। गाँव के वो सारे रिश्ते वापस मुझे बुलाते हैं, जब भी जाना चाहता हूँ सारे काम याद आ जाते हैं। यह कैसी व्यवस्था है, कैसा है यह संकट घोर, अपनी कुछ अभिलाषाओं को लेकर चला दूसरे छोर। धन्यवाद साथियों, इसी कड़ी में मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है मेरा गाँव। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको अपने गांव से परिचित कराता हूँ। पुराने पेड़ के नीचे सारे बुजुर्ग बैठते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बड़े चाव से पूछते हैं। कोई सब्जी देकर आटा लेकर जाता है, गरीबी के दौर में कोई भूखा न सो पाता है। मैं अपने गांव में पिता के नाम से पहचाना जाता हूँ, चलो मैं आपको अपने गांव से परिचित कराता हूँ। एक पर विपत्ति आए सारा गांव साथ होता है, एक पर विपत्ति आए गांव साथ होता है। उस विपत्ति का एहसास कहाँ होता है, तब उस विपत्ति का एहसास कहाँ होता है। पक्षियों की चहचहाट बड़ी शाम अद्भुत होती है, तकनीकी पैसे के बिना जिंदगी सुखमय होती है। गांव के सच्चे रिश्तों को देख भावुक मैं हो जाता हूँ, चलो मैं आपको अपने गांव से परिचित कराता हूँ। धन्यवाद साथियों, इसी कड़ी में मैं आपको अपनी अगली कविता की ओर ले चलता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे सपने। रात को मैंने सपने देखे सारे कितने अद्भुत थे, सपनों में था मैं एक नायक अन्य सभी दर्शक थे। नींद खुली फिर हुआ सवेरा, सपनों का भ्रम टूट गया, आँख खुली फिर हुआ उजाला, अंधकार भी छूट गया। यूं तो वो एक सपना ही था, किंतु बहुत ही प्यारा था, विवशपूर्ण इस दुनिया से कितना अद्भुत न्यारा था। सपने जो लोग थे देखे सारे एकदम चर्चित थे, सपनों में था मैं एक नायक अन्य सभी दर्शक थे। यह सपनों की दुनिया भी कितनी अद्भुत होती है, लगती एकदम सच्ची
किंतु विस्मित होती है। वो क्षण भर का सुख कितना अलौकिक होता है, और एक सपने की चाह में जग आंख मूंद कर सोता है। मेरे सपने बंद आंख से कितने न्यारे अद्भुत थे, सपनों में था मैं एक नायक, अन्य सभी दर्शक थे। धन्यवाद साथियों। इसी कड़ी में मैं आपको आगे की ओर ले चल रहा हूँ, और मेरी अगली कविता का शीर्षक है मन बंजारा। उम्मीदों की अभिलाषा में दर दर भटके ये बेचारा, दुनिया के रंगों का मारा मेरा मन भी है बंजारा। ना सुख की चिंता सुख दुख का लाल, ना दुख की चिंता सुख का लालच, सारे अनुभव से है वाकिफ, दर दर भटके कहीं न रुकता, विचलित होता किंतु न थकता। सारी दुनिया से है न्यारा मेरा मन भी है बंजारा। कभी उदासी होना चाहे, कभी ये दुख में रोना चाहे, कभी ये चहके, कभी ये भटके, कभी ये रोए, कभी ये सहमे, कभी घूमता कभी ठहरता, ये तो है लोगों का मारा। मेरी सारी दुनिया का है मारा, मेरा मन भी है बंजारा। कभी गगन में उड़ना चाहे, कभी धरा पर रहना चाहे, कभी जलधि के तल में घूमे, कभी पवन के साथे झूमे, ऐसा ही है ये बेचारा, मेरा मन भी है बंजारा। धन्यवाद। अब मैं आपको अपनी अगली कविता के लिए लेके चल रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बड़े पैसेंस के साथ धैर्य के साथ सुन रहे हैं, और अपना समय कीमती समय हमें दे रहे हैं। और धन्यवाद उस मंच का, साहित्य कला एवं जिसने मुझे यहाँ आने का दिया। और मैं आपको अगली कविता की ओर ले चलता हूँ। मैं ये कविता मैंने रामायण को लेकर लिखी है। जब अंगद लंका में जाता है रावण के दरबार में, तो ये वही प्रसंग है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनिए, आनंद लीजिए। लंका में जब अंगद आया नगरी में फिर भय था छाया, लंका में जब अंगद आया नगरी में फिर भय था छाया, लंका के जनमानुष में नगरी में फिर बानर आया, सभा माज अंगद को पाकर असुर सभा में डर था भारी, सभा माज अंगद को पाकर असुर सभा में डर था भारी, साथी नगरी डरी हुई थी फिर एक आया आता ताई, लंका के राजा ने देखा पर न दिया उसको सिंहासन, स्वाभिमान की रक्षा खातिर पूंछ से निर्मित किया उच्चासन, स्वाभिमान की रक्षा खातिर पूंछ से निर्मित किया उच्चासन, रावण से भी ऊंचा आसन बना लिया अपनी पूंछ से, आसन बैठ पड़ा संदेशा किंतु न रावण उसको माना, शांति शौर्य के भीतर अपने हित को उसने ना पहचाना, सभा मध्य पांव को रोपा अंगद ने यह वचन सुनाया, प्रभु राम की संधि की खातिर अच्छा अवसर तुम तक आया, यदि तुम मेरा पैर हटाओ तो सीता को निश्चित पाओ, अगर न पैर हटा सकते तो श्री राम की शरण में जाओ, वो त्रिलोकी वो नारायण दूर करेंगे सबकी शंका, एक बार फिर से भय मुक्त होगी रावण तेरी लंका, परामर्श उसने ठुकराया काल को लंका में ले आया, विनाश हुआ बड़ा ही भारी मिट गई लंका नगरी सारी। धन्यवाद। अब मैं आपको अगली कड़ी में लेके चलता हूँ। ये मेरी कविता का शीर्षक इत्तेफाक से वही है, पुराने सपने, लेकिन ये कविता अलग है। कविता का शीर्षक है मेरे सपने, और मैं इस कविता को भी आपके सामने रखना चाहूँगा, और आनंद लीजिए। मैं सपनों में खोया हूँ मुझको, मैं सपनों में खोया हूँ मुझको खोने दो, मैं सपनों में खोया हूँ मुझको सपनों में खोने दो, थोड़ा ठहरो मेरी जननी कुछ पल मुझको सोने दो, जब भी आँख खुलेगी मुझको हकीकत में आना होगा, सपनों की इस दुनिया से दूर इस जग में आना होगा, मैं सपनों की दुनिया में अच्छा खासा नायक हूँ, मैं सपनों की दुनिया में अच्छा खासा नायक हूँ, मुझे पता है हकीकत में बहुत बड़ा खलनायक हूँ, सपनों की इस दुनिया में जो भी होता होने दो, थोड़ा ठहरो मेरी जननी कुछ पल मुझको सोने दो, सपनों की इस दुनिया में लोग मुझे पहचानते हैं, दुनिया के क्षेत्र में मेरा लोहा मानते हैं, जब भी तुम जगती हो सब भ्रम टूट सा जाता है, मेरा कद नायक से साधारण हो जाता है, मेरा कद नायक से साधारण हो जाता है, मैं सपनों में खोना चाहूँ थोड़ा मुझको खोने दो, थोड़ा ठहरो मेरी जननी कुछ पल मुझको सोने दो। धन्यवाद साथियों। अब मैं आपको अगली कड़ी में इसी में ले चलता हूँ।
मैंने एक कविता लिखी थी पर्यावरण को लेकर, अपनी प्रकृति को लेकर, कि हम उसको बचाव करना है और उसकी जो भूमिका है हमारे वातावरण में, और मैं उसको रखना चाहूँगा उसी कविता को, तो आनंद लीजिएगा। बहुत चले हो गलत राह पर, अब राह बदलनी होगी, प्रकृति का विनाश छोड़ नई डगर चलनी होगी। हमने प्रकृति को लूटा, विध्वंस बहुत मचाया है, बहुत से जंगल काटे हमने, नदियों को भी सुखाया है, बहुत से जंगल काटे हमने, नदियों को भी सुखाया है। बूढ़े बाबा कहते थे यहाँ पेड़ों की अंधियारी थी, बूढ़े बाबा कहते थे यहाँ पेड़ों की अंधियारी थी, चिड़ियों की चहचहाहट व कोयल की बोली प्यारी थी। कहाँ गई वो स्वर्ग की छवियाँ, यह बात परखनी होगी, कहाँ गई वह स्वर्ग की छवियाँ, यह बात परखनी होगी। प्रकृति का विनाश छोड़ नई डगर चलनी होगी। रंग बिरंगे कीट पतंगे कितना रंग दिखाते थे, अलौकिक दृश्य होता था जब मन को बहुत लुभाते थे। प्रकृति की छवि बहुत सी लगती निर्मल प्यारी है, जितना इसका नाश हुआ है हमें ही उत्तरदायी है। हर व्यक्ति अब पेड़ लगाए, यह बात समझनी होगी, प्रकृति का विनाश छोड़ नई डगर चलनी होगी। धन्यवाद साथियों। अब मैं आपको अगली कविता की ओर ले चलता हूँ। आप बहुत अच्छे से मेरा साथ दे रहे हैं और मैं आपको अपनी अगली कविता की ओर ले चलता हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरी अधूरी रचना, और मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लिखने चला ख्वाब अपने देखने लगा एक सपना, लिखने चला ख्वाब अपने देखने लगा एक सपना, ख्वाबों को कहाँ लिखा किसने, इसलिए अधूरी है रचना। जीवन एक अधूरी रचना सा जो पल पल ख्वाब देखता है, जीवन एक अधूरी रचना सा जो पल पल ख्वाब देखता है। जीवन एक अधूरी रचना सा जो पल पल ख्वाब देखता है, अगर सपने पूरे ना हो तो मन अग्नि सा दहकता है। सपनों का कुछ पता नहीं नियति का खेल निराला है, सपनों का कुछ पता नहीं नियति का खेल निराला है। ख्वाबों की दुनिया उलझी सी जैसे मकड़ी का जाला है, सारी रचना पूरी होंगी लगता तो एक सपना है। ख्वाबों में को कहाँ लिखा किसने, इसलिए अधूरी रचना है। ख्वाबों रचना में फ़र्क नहीं, दोनों एक से दिखते हैं, ना रचनाओं का मोल है ना ख्वाब कहीं पर बिकते हैं। ख्वाबों की रचना में फ़र्क नहीं, ख्वाबों रचना में फ़र्क नहीं, दोनों एक से दिखते हैं, ना रचनाओं का मोल है ना ख्वाब कहीं पर बिकते हैं। नियति के इस मकड़ जाल में ख्वाब न पूरे होते हैं, रचनाओं को लेकर भी हम हर दम संकित होते हैं। पूरी होगी कि ना होगी, आखिर यह भी एक सपना है। ख्वाबों को कहाँ लिखा किसने, इसलिए अधूरी रचना है। धन्यवाद साथियों। अब मैं आपको अगली कड़ी की ओर ले चलता हूँ, और ये कविता मैंने मेवाड़ रियासत के जानी मानी रियासत, आप सबको पता ही होगा ये कविता किसके लिए मैंने लिखी होगी। और मेवाड़ जानी मानी नहीं, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में सबसे स्वाभिमानी रियासत या जानी मानी रियासत कह लीजिए उसको, और उसमें एक बहुत बड़े वीर योद्धा पैदा हुए और जिन्होंने अपने स्वाभिमान की और अपने राजपुताने की गरिमा रखी, और उनको लेकर मैंने कविता लिखी है। मैं उसको आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। चेतक वाला चला समर में अकबर के पैर लगे हिलने, चेतक वाला चला समर में अकबर के पैर लगे हिलने, क्या होगा अब हल्दी घाटी में यह सोच लगे सभी डरने, क्या होगा हल्दी घाटी में यह सोच लगे सभी डरने। वह मेवाड़ी राणा कहलाता है स्वाभिमान का पक्का, जब रणभूमि में उतरेगा छूटेगा बैरी का छक्का। जैताड़ा से हल्दी घाटी तक कोई ना सम्मुख टिक पाया, जैताड़ा उनकी पहली लड़ाई थी और हल्दी घाटी आखिरी रही। तो जैताड़ा से हल्दी घाटी तक कोई ना सम्मुख टिक पाया, मान सिंह ने जतन किए राणा का सम्मान न बिक पाया, मान सिंह ने जतन किए राणा सम्मान न बिक पाया। कैसी राणा को जीतेंगे अकबर लगा विचार करने, क्या होगा अब हल्दी घाटी में यह सोच लगे सभी डरने। माटी से था सच्चा प्रेम उसे, माटी से था सच्चा प्रेम उसे, वह मर्यादा का पक्का था, वह था अद्भुत वीर योद्धा, स्वाभिमान के प्रति पक्का था। अखंड हिंदू राजपुतानों का सिर मोहर वो कहलाया, स्वाभिमान ही सर्वप्रथम है सबको उसने बतलाया।
हल्दी घाटी में बहलोल कटा, दुश्मन के पैर लगे हिलने। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी ने बहलोल खान को बीच में से काट दिया था, घोड़े सहित बीच में से काट दिया था। हल्दी घाटी में बहलोल कटा, दुश्मन के पैर लगे डुलने। क्या होगा अब हल्दी घाटी में, यह सोच लगे सभी डरने। धन्यवाद साथियों। और इसी कड़ी में मैं आपको अगली रचना की ओर ले चलता हूँ। ऐसे ही साथ बनाए रखिए हमारा। और मैं आपको अपनी अगली रचना के लिए ले चलता हूँ। और मेरी अगली रचना है बारिश की बूंदें। जब बदन पर पड़ती हैं शीतल सी लगती हैं बूंदें, आसमान से गिरती हैं मोती सी बारिश की बूंदें। बारिश के साथ ही मौसम सुहाना होता है, आसमान से धूल मिट्टी भी गायब हो जाता है। बारिश की बूंदें गिरते ही वन महकने लगते हैं, हरे भरे वनों को देख पक्षी चहकने लगते हैं। सारे उपवन को महकाती हैं बारिश की बूंदें, आसमान से गिरती हैं मोती सी बारिश की बूंदें। बारिश की बूंदें पड़ते ही धरा हरी हो जाती है, फिर से नए नए रंगों में प्रकृति खो जाती है। ट्रैक्टर मेढक की आवाज़ें भी आने लगती हैं, पेड़ों के नीचे फिर से अंधियारी छाने लगती है। जीव जंतुओं को नवजीवन देती बारिश की बूंदें, आसमान से गिरती हैं मोती सी बारिश की बूंदें। धन्यवाद साथियों। और मैं इसी कड़ी में आपको अगली रचना के लिए सुनाने चाहूँ आपको। और मेरी अगली रचना है शहीदों के नाम। और मैं अपनी अगली रचना को रखता हूँ। नमन उन शहीदों को दे जो दे। मैं आपको अपनी अगली कविता की ओर, शायद कुछ नेटवर्क एरर आ गया था, और मैं आपको अपनी अगली कविता की तरफ ले चलता हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है बेवफाई। हमने दिल में मेले लगाए, हमने दिल में मेले लगाए, उन्होंने दी तन्हाई। हमने दिल में मेले लगाए, उन्होंने दी तन्हाई। हर पल वफा निभाई हमने, उन्होंने की बेवफाई। करते रहे सी होती थी तभी वो रूठते थे, हर समय वो करते थे हमसे ही रुसवाई। हर पल वफा निभाई हमने, उन्होंने की बेवफाई। वो झूठे वो रूठे और हम मनाते गए, वो रूठे और हम मनाते गए, उनके लिए दिल के ख्वाब सजाते गए। हम हर पल बैठे रहे बेसब्री से उनके इंतज़ार में, शायद कभी तो भरोसा करेंगे हमारे प्यार में, पर उन्होंने तो हर पल दी जुदाई। हर पल हमने वफा निभाई, उन्होंने की बेवफाई। धन्यवाद साथियों। मैं आपको अपनी अगली कविता की ओर ले चलता हूँ। कब तक चलते रहोगे, कब तलक सहमे रहोगे, कब तलक सहमे रहोगे, कब तलक डरते रहोगे उन गुलामी की जंजीरों में, कब तलक चलते रहोगे। नया सवेरा नई उमंग साथ लेकर आया है, जागो उठो युग बदलो संदेश यही लाया है। लड़ना है मिलकर हमें समाज में छिपी बुराई से, लड़ना है मिलकर हमें समाज में छुपी बुराई से। लिंग भेद बाल अपराध दहेज रूपी बीमारी, परिवर्तन का दौर है समय की पुकार है, कुछ हटी लोगों के सम्मुख युवाओं की ललकार है। कब तलक घुटते रहोगे, कब तलक मरते रहोगे इस गुलामी की जंजीरों में, कब तलक चलते रहोगे। धन्यवाद साथियों। और मैं एक आखिरी रचना आपके सामने और रखना चाहता हूँ, और ये रचना मैंने लिखी है लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन की यादें अलग, लॉकडाउन की यादें सबसे अलग हो गईं, लॉकडाउन की यादें सबसे अलग हो गईं, व्यस्त इंसान को भी पूर्णतः आज़ादी दे गईं। किसने सोचा था जीवन में इतना समय भी मिलेगा, अपनों के साथ खूब रहने का मौका मिलेगा। हम अपने शहर में भी चोरों की तरह रहेंगे, हम अपने शहर में भी चोरों की तरह रहेंगे, हम अपने अपनों से भी बहुत दूर से ही मिलेंगे। कुदरत जीवन में सबसे अनोखा समय दे गई, व्यस्त इंसान को भी पर्याप्त आज़ादी दे गई। ना रुकते थे जिनके पैर आज वो भी रुक गए, आज जमाने में सबसे अनूठी पहल हो गई, व्यस्त इंसान को भी पूर्णतः आज़ादी दे गई। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आप सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से धैर्य के साथ सुना, इसलिए आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ। साथ ही
हमारे मंच जिनने हमें बोलने का मौका दिया, उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।